गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 8 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत रेखीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जलवायु और प्राकृतिक प्रदेश की परिभाषा जान लेते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? वर्षा, तापमान, आर्द्रता अर्थात नमी, वायुदाब आदि के दीर्घकालीन लंबे समय तक के सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। और प्राकृतिक प्रदेश किसे कहते हैं? जब किसी विस्तृत क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में जलवायु, मृदा अर्थात मिट्टी, वनस्पतियों, पेड़ पौधों में औसत एक रूपता पाई जाती है कि लगभग इस तरह की जलवायु, मिट्टी और जो पेड़ पौधे हैं वो उस पूरे क्षेत्र में पाए जाते हों तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन जो विषुवत रेखा के आसपास है उसके बारे में जानेंगे। चलिए अब हम पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों के बारे में जानते हैं। पृथ्वी को कई ताप कटिबंधों में बांटा गया है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है। ये जो इसके केंद्र से होकर जा रही है ये भूमध्य रेखा है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और हमें पता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ पे तापमान अधिक होता है। बाकी के जो हिस्से हैं उनमें सूर्य की किरणें धीरे धीरे तिरछी होती जाती हैं और जैसे जैसे तिरछी होती जाती हैं तापमान कम होता जाता है। तो भूमध्य रेखा पे सबसे अधिक तापमान होता है और जैसे जैसे हम दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तापमान कम होता जाता है। और इसी के आधार पर पृथ्वी को ताप कटिबंधों में बांटा गया है। तो मुख्यतः यहाँ पर 5 ताप कटिबंध हैं। सबसे पहला है भूमध्य रेखा के आसपास। ये देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में और 23.5 उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है जो पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, जबकि कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री का कोण बनाती हुई खींची जाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। पृथ्वी के केंद्र से 23.5 डिग्री दक्षिण और 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य का जो स्थान है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ पे तापमान अधिक होता है, ऐसे समझ लीजिए उष्ण का अर्थ है अधिक तापमान, अधिक गर्म। तो जब यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो ये जो हिस्से हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ तापमान अधिक होता है और इसलिए इसे उष्ण कटिबंध का नाम दिया गया है। अब 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी से 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी, इन दोनों के बीच की जो जगह है ये देखिए, ये जो मैंने लाल रंग से इसमें प्रदर्शित किया है ये ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण का अर्थ है ठंडा भी और गर्म भी, शीत धन उष्ण, तो ठंड भी होती है वहाँ और गर्मी भी होती है। और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ये शीत कटिबंध है। यहाँ हमेशा ठंड रहती है, यहाँ पूरे साल भर बर्फ जमी रहती है और इसलिए इनका तापमान बहुत कम होता है और यहाँ जनजीवन लगभग न के बराबर होता है। यहाँ उष्ण कटिबंध क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक विषुवत रेखीय प्रदेश और एक सवाना प्रदेश। तो आज के इस पाठ में हम विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में जानेंगे, सवाना प्रदेश के बारे में हम अगले पाठ में जानेंगे। इस चित्र को आप कॉपी में बना लें। अभी हमने पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों के बारे में जाना। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं और इसी कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और जलवायु की विविधता के आधार पर विश्व को कई प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो चलिए विश्व के प्राकृतिक प्रदेश जान लेते हैं। देखिए, अभी हमने पृथ्वी के 5 कटिबंधीय प्रदेशों के बारे में जाना। तो वैसे तो उनके 5 नाम हैं परंतु मूलतः वे 3 ही हैं, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश जो कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ होते हैं, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो वहाँ पे भी जलवायु एक जैसी होती है दोनों स्थानों पर। और उसी प्रकार शीत कटिबंधीय प्रदेश, दक्षिणी शीत कटिबंधीय और
उत्तरी शीतकटिबंधीय प्रदेश, वहाँ पे भी जलवायु की दशाएं समान होती है। तो इनको निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है: विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। उसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है: भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। ये 5 भाग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय में भी पाए जाएंगे और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध में भी पाए जाएंगे। शीत कटिबंधीय प्रदेशों में 2 मुख्य हैं, टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। और ये दोनों, जैसे कि दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में ये 5 थे, उसी प्रकार उत्तरी और दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश में ये दोनों प्राकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। तो आज हम सिर्फ उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में ही जानेंगे, वहाँ की जलवायु और जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहले हम विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार जान लेते हैं। ये भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित होता है। विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण विषुवत रेखीय प्रदेश को विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। विषुवत रेखीय प्रदेश का नाम विषुवत रेखीय प्रदेश क्यों रखा गया? क्योंकि ये विषुवत वृत्त के निकट है और इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, गिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों से है। तो इसे आप नोट कर लें। अब हम विषुवत रेखीय प्रदेश की जलवायु के बारे में जानते हैं। इस प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है। अधिक क्यों रहता है? क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इसीलिए तापमान अधिक होता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है और अच्छी धूप होती है और दोपहर के बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप व नमी के कारण उमस होती है। अच्छा, जरा ये बताइए, अगर आपके क्षेत्र में रोज बारिश हो और खूब गर्मी हो तो आपको कैसा लगेगा? इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक होती है, क्योंकि इस मौसम में, इस तरह की जलवायु में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कीड़े मकोड़े बहुत पनपते हैं और इसी वजह से यहाँ पर मानव जीवन बहुत कम पाया जाता है। अब हम विषुवत रेखीय प्रदेश की वनस्पति के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने भी पढ़ा कि यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है और बारिश भी खूब होती है और अधिक गर्मी और वर्षा होने के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि ये वन हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं और ये इतने घने और ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती। और जब धरती पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं तो बारिश की वजह से जो ज़मीन गीली हो जाती है वो सूख नहीं पाती और दलदली भूमि का निर्माण होता है। तो इन क्षेत्रों में जो भूमि पाई जाती है अधिकतर दलदली होती है और यहाँ के वन किस प्रकार के होते हैं? सदाबहार वन होते हैं। और दलदली भूमि होने के कारण यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं, झाड़ियाँ, घास और जंगली फूल आदि उग जाते हैं। और ये जो लताएं हैं वो इन वृक्षों को इस प्रकार लपेटे होती हैं कि अगर हाथी जैसा विशाल जानवर भी उसमें घुस जाए तो वो निकल नहीं सकता है। इस तरह से जो यहाँ के वृक्ष हैं लताओं के कारण एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। और इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। और आपको पता है सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। कुनैन किससे बनाई जाती है? कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। अब विषुवत रेखीय प्रदेश का मानव जीवन। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यह क्षेत्र तो वनस्पतियों और जीवों से भरा पूरा है और इसीलिए यहाँ मानव का जीवन आसान और अच्छा होगा, परंतु ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है और बारिश भी खूब होती है और ताप और नमी के कारण यहाँ उमस बनी रहती है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और इसीलिए यहाँ की जो जनसंख्या है वो विरल और कम है, यानी कि यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं।
दक्षिणी अमेरिका में अमेजन तथा अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, जिन्हें अमेजन घाटी में बोरो, जायरे घाटी में पिग्मी तथा मलाया में सेमांग कहा जाता है। ये लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इन्हें पीने की पानी और जल मार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये लोग पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाकर रहते हैं। अब ये लोग पेड़ों पर क्यों रहते हैं? जैसा कि अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर तापमान बहुत अधिक होता है और पानी खूब बरसता है, तो यहाँ पे जल प्रदेश जो पानी के हिस्से हैं जैसे तालाब, नदी, ये सब ज़्यादा होते हैं और इसमें खतरनाक जीव जंतु रहते हैं और उनसे बचाव के लिए ये लोग पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाकर रहते हैं। ये भोजन के लिए मुख्यतः मांस पर निर्भर रहते हैं और साथ ही कॉफ़ी, मक्का, कोको, अनाज की खेती भी करते हैं। जायरे व अमेजन घाटी में पाई जाने वाली जनजातियों का मुख्य व्यवसाय, तो इनका मुख्य व्यवसाय शिकार है। ये जंगली पशुओं का शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य मांस प्राप्त करना होता है, जानवरों की खाल और हड्डियों को प्राप्त करना होता है, मछली से तेल व चर्बी प्राप्त करना होता है। इन क्षेत्रों में वन बहुतायत में पाए जाते हैं, तो ये लोग वन वस्तुओं को भी इकट्ठा करते हैं, जैसे कि कंद, मूल, फल आदि, जिसका उपयोग ये लोग भोजन के रूप में करते हैं। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे इकट्ठा करना, जिसका उपयोग ये लोग मकान बनाने में, मचान बनाने में करते हैं। जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते हैं, हाथी दांत इकट्ठा करते हैं, जानवरों की खाल प्राप्त करते हैं, जंगली रबड़ का दूध। इन तीनों चीज़ों को ये लोग आसपास के क्षेत्रों में बेचकर उससे अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं भी खरीदते हैं। अब है चलती फिरती खेती, झूम खेती करना। झूम खेती किसे कहते हैं? जो चलती फिरती खेती होती है कि कभी यहाँ कर लिया, कभी वहाँ कर लिया। तो इसे करने के लिए लोग क्या करते हैं, ये 4 चरण है इसके। सबसे पहले तो जंगल में आग लगाकर कुछ भूमि को साफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी जगह में खेती नहीं हो सकती है, तो उन्हें साफ करके समतल भूमि बनाकर वहाँ ये लोग खेती करते हैं। और फिर जो जगह साफ करते हैं वहाँ पर खुरपी और कुदाल से खेती करते हैं। फिर जब 4 या 6 साल बाद जब जिस जगह पे ये लोग खेती कर रहे हैं वहाँ की उर्वरकता कम हो जाती है, तो ये लोग दूसरी जगह की तलाश करते हैं और फिर दूसरी जगह पर फिर से जंगल में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करके फिर इसी तरह से ये खेती करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को हम झूम खेती कहते हैं। तो झूम खेती किसे कहते हैं? जब कुछ वर्ष एक जगह पर खेती करने के बाद दूसरी जगह खेती की जाए तो उसे हम झूम खेती कहते हैं। अब कुछ प्रश्न जिनके उत्तर आपको खुद लिखने हैं। प्रश्न है, विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? विषुवत रेखीय प्रदेश की जलवायु मानव जीवन के लिए अस्वास्थ्यकर व कष्टदायक क्यों है? जायरे व अमेजन घाटी की जनजाति के लोग नदियों के किनारे ही क्यों बसते हैं? पिग्मी तथा अन्य जनजातियों के लोग पेड़ों पर मचान यानी कि घर बनाकर क्यों रहते हैं? सदाबहार वन किसे कहते हैं? और सही जोड़े बनाना है आपको, ये है। और इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को फिर से देखें और फिर से इनका उत्तर लिखने का प्रयास करें और इनका उत्तर मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं।